कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो यहाँ पर हम आपके जो केवीएस है उसमें हिंदी का जितना सिलेबस है उसके हिसाब से हिंदी में जो व्याकरण 10 नंबर का पूछेगा, वहाँ से हम एक-एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका ये जो चैप्टर है पाँचवाँ चैप्टर कारक है और इसके पहले पाँचवाँ की छठवां चैप्टर कारक है और इसके पहले हमने आप लोगों का संधि वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है, काल को पूरा कवर कर लिया है। फिर उसी क्रम में रस, छंद, अलंकार, इस तरीके से हिंदी के व्याकरण का 5 अध्याय 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा कारक छठवां चैप्टर है और इसी तरीके से जो भी 10-15 चैप्टर हैं व्याकरण के, छोटे छोटे चैप्टर जितने भी हैं और चाहे जैसे भी हों, उनको हम पूरा इसी तरीके से हैंड राइट नोट्स के द्वारा ही कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का नाम है कारक। कारक से जिसका सीधा संबंध यानी कि कारक वो होता है जिसका सीधा संबंध क्रिया से होता है, उसे कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया के बीच जो संबंध बताता है उसे ही कारक कहते हैं। जो कारक होता है उसका डायरेक्ट संबंध, सीधा संबंध क्रिया से होता है। यहाँ से ऐसे भी प्रश्न बनता है कि कारक का जो कारक है उसका संबंध किससे होता है, तो क्रिया से होता है। ऑप्शन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सभी दिए रहेंगे। तो कारक का संबंध क्रिया से होता है। जैसे राम के भाई लक्ष्मण ने मेघनाथ को तीर से मारा। तो किससे मारा? तीर से मारा। किसको मारा? मारना क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर जो कार्य है यानी कि जो तीर है, जो कारक है, से कारक क्या है? तीर से। तो यहाँ पर जो कारक का काम कर रहा है तीर से, या फिर को जो है, या फिर ने, ये सभी क्या है? इनका संबंध मारने से है यानी कि क्रिया से है। सीता के लिए रावण बोला हे राम। किसके लिए? सीता के लिए। तो यहाँ पे कारक का जो संबंध है, जो कारक है वो के लिए है। इस तरीके से कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कारक के चिन्ह से हम कारक को पहचानेंगे कि कर्ता कारक में ने दिया होगा या फिर ये जो ने है वो अब्सेंट होगा, यानी कि ने वाक्य में प्रेजेंट उपस्थित नहीं होगा, तब भी वहाँ पे कर्ता कारक होगा। तो अगर ने है तो कर्ता कारक है, और कहीं कहीं किसी किसी वाक्य में ने जो है अनुपस्थित होता है, तो वहाँ पर भी कर्ता कारक हम देख सकते हैं। उसको पहचानने का करिएगा। बाकी आप ऑप्शन से भी निगलेक्ट करेंगे तो वहाँ खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि कर्ता और कर्म में जो है कारक कभी कभी जो कारक चिन्ह है वो उपस्थित नहीं होते हैं। तो कर्ता का कारक चिन्ह है ने, कर्म को करण से या फिर द्वारा, संप्रदान को या फिर के लिए, अपादान से अलगाव के केस में, वहीं संबंध का की रे, रारी इत्यादि संबंध कारक, अधिकरण में पर अय और संबोधन हे, अजी, हो इत्यादि जो है वो संबोधन है। कर्ता जो कार्य को करता है वो कर्ता कहलाता है। जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है वो कर्म कहलाता है। कार्य में जो साधन या फिर माध्यम प्रयोग होता है करण कहलाता है। और को का जो प्रयोग दान के रूप में जब किया जाता है, को का प्रयोग जब दान के रूप में किसी उद्देश्य के रूप में किया जाता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। और जब उसका सीधा प्रभाव कार्य पर पड़े तो फिर वहाँ पर कर्म कारक, क्योंकि को यहाँ भी है, को यहाँ पर भी है। तो दान के और उद्देश्य के रूप में जब को हो तो वहाँ पर संप्रदान कारक। जैसे कि दान के रूप में राधा ने भिक्षुक को कुछ पैसे दान में दिए, तो यहाँ पर भिक्षुक को, तो यहाँ पर जो को का प्रयोग हुआ है वो संप्रदान कारक के लिए हुआ है, न कि कर्म कारक के लिए। आगे है अपादान। अपादान से अलगाव इसका चिन्ह है, और जैसे कोई वस्तु ध्रुव से अलग होती है तो अपादान का प्रयोग होता है, अपादान कारक से का प्रयोग होता है। जैसे ईंट जो है छत से गिरती है, ईंट छत से गिरती है, तो यहाँ पर जो ईंट है इसका छत से अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पर अपादान कारक है। वहीं वहीं अगर अपादान कारक है या फिर इस तरीके से रहे कि राधा साइकिल से जा रही है, साइकिल से, तो यहाँ पर भी से कारक का प्रयोग हुआ है, लेकिन किससे जा रही है? साइकिल से जा रही है। तो यहाँ पर जो साइकिल है वो अधिकरण, मतलब जो साइकिल है वो करण कारक का प्रयोग करेगा, कार्य में साधन का माध्यम का रूप लेगा। इस तरीके से यहाँ पर करण कारक होगा।
आगे है संबंध कारक। इसका चिन्ह है का, की, रे, रा, री। जब एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध बताया जाए कि यह पुस्तक राम की है, पुस्तक किसकी है? राम की है। यह घर सीता का है, तो सीता का घर है। तो जहाँ पर वस्तु का एक दूसरे से संबंध बताया जाए वहाँ पर संबंध कारक होता है। अधिकरण कारक। में, पर, अय ये अधिकरण कारक है जिस पर कार्य या फिर कर्ता आश्रित हो। और संबोधन कारक हे, अजी, ओजी किसी को पुकारने के लिए जब प्रयोग किया जाता है संबोधन कारक। और जब कार्य जो है कर्ता पर आश्रित हो तो वहाँ पर में, पर, अय इत्यादि कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और करण कारक होता है। अब एक एक कारक को देखते हैं और उसके उदाहरणों को पढ़ते हैं। कर्ता कारक। कर्ता कारक वह कारक है जब कार्य का प्रभाव कर्म पर न पड़कर डायरेक्ट कर्ता पर पड़े, सीधे कर्ता पर पड़े तो वहाँ पर कर्ता कारक होता है। अर्थात कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका जो राम की किताब पढ़ने का प्रभाव है वो राम पर ही पड़ रहा है, तो राम किताब पढ़ता है, कर्ता कारक। गुंजन हंसती है, यहाँ पे गुंजन जो है कर्ता है। सोहन गाना गाता है, कर्ता कारक। और राम को अब जाना चाहिए, यहाँ पर देखिए को है, तो यहाँ पर कर्ता ने, तो यहाँ पर को है लेकिन राम को अब जाना चाहिए, इस तरीके से भी यहाँ पर जो राम है वो कर्ता का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक है। यदि वाक्य वर्तमान काल। कर्ता कारक को पहचानने की ट्रिक है कि यदि वाक्य वर्तमान काल या फिर भविष्यत काल, या तो वर्तमान काल में हो या तो भविष्य काल में हो, तो उसमें ने चिन्ह लुप्त होता है। अभी मैंने बताया कि कुछ केस में ने चिन्ह लुप्त होता है और कहीं कहीं डायरेक्ट ने जो है वो प्रदर्शित होता है वाक्य में। तो ने जब आपका जो वाक्य है वो वर्तमान काल या फिर भविष्य काल में रहेगा तो ने चिन्ह लुप्त रहेगा, और जब वो आपका जो वाक्य है वो भूतकाल में रहेगा, जब वाक्य भूतकाल में रहेगा तो वहाँ पर ने चिन्ह लगा होगा या फिर ने चिन्ह दिया होगा। जैसे राम ने आम खाया, ये हमारा भूतकाल का सेंटेंस है, तो यहाँ पर ने जो है दिया हुआ है, और ऊपर के वाक्यों में जो कि ये आपका बालक लिखता है वर्तमान काल की क्रिया है, तो यहाँ पर ने जो है एब्सेंट है, इसलिए क्योंकि ये वर्तमान काल की वाक्य है। राम ने खाना खाया, ये भूतकाल है, यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है। रोहन ने कहानी लिखी, ने का प्रयोग हुआ है क्योंकि भूतकाल है। रोहन ने किताब पढ़ा, ने का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये भी आपका भूतकाल है। नेक्स्ट है कर्म कारक। कर्म कारक वह कारक जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे सीता धोबी को कपड़ा देती है, सीता किसको कपड़ा देती है? धोबी को कपड़ा देती है। बच्चे लड्डू खाते हैं, बच्चे लड्डू खाते हैं, यहाँ पर को जो है एब्सेंट है, को यहाँ पर उपस्थित नहीं है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बच्चे लड्डू को खाते हैं। माँ बच्चे को सुला रही है। अध्यापक छात्र को पीटता है। राम को बुलाओ, ममता सितार बजा रही है, ममता सितार को बजा रही है, यहाँ पर को एब्सेंट है, तो यहाँ पर भी को एब्सेंट है लेकिन कर्म कारक है। आगे है सीता ने मोहन को स्कूटी बेची, ये जो है यहाँ पर सीता ने मोहन को स्कूटी बेची, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी कर्म कारक है। तो यहाँ से आपका कर्म कारक कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं करण कारक पर। इसी तरीके से ढेर सारे जो उदाहरण है, ये जितने भी उदाहरण है वो एग्जाम में पूछे गए उदाहरण है, तो आप उदाहरणों को ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। करण कारक जब कोई कार्य किसी साधन या माध्यम से पूर्ण हो तो वहाँ पर करण कारक होता है। जैसे राम चम्मच से खाता है, किससे? चम्मच से। यहाँ पर साधन का प्रयोग कर रहा है खाने में चम्मच, तो राम चम्मच से खाता है, करण कारक। बालक गेंद से खेलता है, किससे खेलता है? गेंद से। तो यहाँ पर खेलने का जो माध्यम है, खेलने का जो साधन है वो गेंद है, इसलिए करण कारक है। यह सड़क मेरे गांव से होकर जाती है, यह सड़क मेरे गांव से होकर जाती है, किसके गांव से? तो मेरे गांव से। तो जो सड़क है वो गांव से होकर जा रही है, इसलिए यहाँ पर भी करण कारक है। फिर है करीम मियाँ ने अपने दो दो जवान बेटों को हाथों से दफनाया, किससे दफनाया? हाथों से दफनाया, इसलिए यहाँ पर भी करण कारक है क्योंकि जो दफनाने का कार्य है
उसको जो साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है हाथों के द्वारा दफनाया जा रहा है। आगे है शालू स्कूटी द्वारा कोचिंग आती है। तो यहाँ पर जो शालू है वो किससे आती है? स्कूटी से आती है। तो यहाँ पर जो स्कूटी है साधन का प्रयोग कर रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी करण कारक है। हम लोग बस द्वारा गांव जाते हैं। किससे जाते हैं? बस के द्वारा। तो माध्यम का काम कौन किया? बस किया, इसलिए यहाँ पर भी करण कारक है। तो इस तरीके से करण कारक में जब भी कोई कार्य किसी साधन या फिर माध्यम के द्वारा संपन्न होगा तो वहाँ पर करण कारक और करण कारक का चिन्ह है से। चौथा है संप्रदान कारक। वह कारक जब कोई कार्य किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है तो उसमें संप्रदान कारक होता है। को का प्रयोग दान के रूप में, वस्तु आदान प्रदान में, ज्ञान ग्रहण करने के रूप में, तो वहाँ पर को का प्रयोग होता है। जैसे दान के रूप में राधा भिखारी को दान देती है और फिर मैंने उसको अपनी वस्तु दी और उसने मुझे अपनी वस्तु दी, इसमें भी संप्रदान कारक का ही प्रयोग होगा। और ज्ञान ग्रहण करने के रूप में कि अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चों को पढ़ाता है, तो यहाँ पर भी जो ज्ञान ग्रहण करने के रूप में संप्रदान कारक का प्रयोग हो रहा है। जैसे गरीबों को खाना दो, यहाँ पर खाना गरीबों को दिया जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है? दान किया जा रहा है। क्योंकि गरीबों को खाना हम देंगे तो उससे पैसे नहीं लेंगे। जिस चीज़ में अगर हम पैसे ले लिए तो वहाँ पर वो दान नहीं होगा और वहाँ पर तुरंत कर्म कारक हो जाएगा। माँ बच्चे के लिए सेव लाई। फिर मैं बाजार को जा रहा हूँ, मेरे लिए दूध लाओ। मैं सूरज के लिए, मेरे लिए, मैं बाजार को जा रही हूँ। फिर क्योंकि बाजार को जा रही हूँ यहाँ पर उद्देश्य है, बाजार जाना उसका उद्देश्य है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। भूखे के लिए रोटी लाओ, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। तो ये जितने उदाहरण है वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप उदाहरणों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आगे है अपादान कारक। जब कोई वस्तु एक बिंदु से अलग हो जाती है तो उसमें अपादान कारक होता है। जिस वाक्य में ईर्ष्या हो, भय हो, घृणा हो, लज्जा हो, भय हो, जलन हो इत्यादि हो तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। ईर्ष्या, भय, घृणा, लज्जा, जलन, ये सारी चीज़ें जहाँ पर होगी अपादान कारक होगा। जैसे ये तो सबको पता है कि बच्चा छत से गिर पड़ा या फिर छत से ईंट गिर पड़ा या फिर चूहा बिल से निकलती है, अपादान के उदाहरण है, ये तो सबको पता है। लेकिन अब यही पूछता है, अगर ऐसे पूछ दे कि मोहन सोहन से घृणा करता है तो वहाँ पर आप कौन सा कारक लगाएंगे? तो यही ट्रिक इसको अपादान कारक को पकड़ने की यही ट्रिक है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वस्तु का अलगाव होगा तो अपादान होगा, ये सभी को पता है। लेकिन अगर ये पूछे कि घृणा करती है, सीता कुत्ते से डरती है, तो जहाँ पर ईर्ष्या, भय, घृणा, लज्जा, डर, ये डर और जलन इत्यादि का भाव हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। यहाँ पर देखिए लास्ट एग्जाम्पल है सीता राम से शर्माती है। अब आपके दिमाग में अगर इस तरीके का स्टेटमेंट आ गया एग्जाम में तो आप कौन सा लगाएंगे? करण लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तो वहाँ पर कन्फ्यूजन अब आएगा। इसीलिए अपादान कारक जो है यहाँ से ट्रिक पकड़िएगा कि ईर्ष्या, भय, घृणा, लज्जा, डर और जलन, शर्माना इत्यादि जहाँ पर आए वहाँ पर अपादान कारक होता है। नेक्स्ट है संबंध कारक। संबंध कारक वह कारक है जब एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध होता है तो वहाँ पर संबंध कारक होता है। जैसे यह राधे श्याम का बेटा है। किसका बेटा है? राधे श्याम का। इन दोनों का, राधे श्याम और बेटा का आपस में संबंध बता रहा है का। यह कमला की गाय है। किसकी गाय है? कमला की गाय है। ये गाय कमला की है, तो यहाँ पर जो गाय का संबंध है वो कमला से है। मोहन का घर दूर है। किसका घर? मोहन का घर। तो मोहन और घर में संबंध बता रहा है। और यह मेरी पुस्तक है, तो यह और पुस्तक जो मेरी है, तो यह पुस्तक किसकी है? मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर संबंध बता रहा है, तो यहाँ पर संबंध कारक होगा। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। एक वस्तु दूसरे वस्तु पर जब आश्रित होती है तो अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे भौरा फूलों पर मंडरा रहा है। भौरा किस पर आश्रित है? फूलों पर। तो यहाँ पर जो एक जीव या फिर एक वस्तु दूसरे वस्तु पर आश्रित होगी तो वहाँ पर अधिकरण कारक होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, कमरे में टीवी रखा है। टीवी कहाँ रखा है? कमरे में।
तो जो कमरे में जो टीवी है वो कमरे पर आश्रित है, इस प्रकार से यहाँ पर अधिकरण कारक है। नेक्स्ट है हरी घर में है। कहाँ है? घर में है। अधिकरण किसके अंदर है? घर के अंदर है, घर में है, तो यहाँ पर भी अधिकरण कारक है। कमरे के अंदर क्या है? कमरे के अंदर जहाँ पर अंदर का भाव आए वहाँ पर भी अधिकरण कारक होगा। कुर्सी आंगन के बीचों बीच में रखो, यहाँ पर भी अधिकरण कारक है। कुर्सी कहाँ रखो? आंगन पर, तो कुर्सी का जो प्रभाव है, कुर्सी किस पर आश्रित है? आंगन पर आश्रित है, इस तरीके से यहाँ पर अधिकरण कारक है। फिर है वह गंगा किनारे जाता है। अधिकरण कारक है। वह गंगा पर जाता है, लोग बोलते हैं ना कि वह गंगा घाट पे जा रहा है, तो इस तरीके से वहाँ पर भी अधिकरण कारक है। फिर उस पर 4 आदमी हैं, उस घर पर 4 आदमी हैं, उस कमरे में 4 चोर हैं, इस तरीके के वाक्य सभी लोग कर लेंगे। लेकिन अगर पूछे कि ट्रेन 5 बजे आएगी, बताओ इसमें कौन सा कारक है? कि ट्रेन ट्रेन 5 बजे आएगी, इसमें कौन सा कारक है? तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होने की संभावना बन जाती है। तो ट्रेन 5 बजे आएगी, ये भी अधिकरण कारक है। और बंदर छत पर है, ये भी अधिकरण कारक है। जहाँ पर 5 बजे इस तरीके का बोध हो, 5 बजे, या फिर कल का बोध हो, या फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, किसी पर्टिकुलर डेट की बात की जाए, तो वहाँ पर भी अधिकरण कारक होता है। जैसे वह सोमवार को आएगी, सीता मंगलवार को आएगी, गीता बृहस्पतिवार को आएगी। अगर इस तरीके से वाक्य रहें जहाँ पर दिनों की बात दिया रहे, दिनों की बात की रहे, तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। ट्रिक है इसकी, जिस वाक्य में समय दिया हो, स्थान दिया हो, अंदर भीतर शब्द दिया हो, या फिर किनारे शब्द का प्रयोग किया गया हो, वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। नेक्स्ट है लास्ट संबोधन कारक। संबोधन कारक वह कारक है जब किसी को पुकारा जाता है तो संबोधन कहते हैं। जैसे किसी को पुकारने में क्या प्रयोग होता है? अरे भाई, क्यों रो रहे हो? तो ये जो है संबोधन कारक है। हे गोपाल, तो जो हे है ये संबोधन कारक है। संबोधन कारक आप आराम से पहचान जाएंगे उसके एक्सक्लेमेटरी, ये जो संबोधन वाला चिन्ह है इसको देखकर। इस तरीके से संबोधन कारक में हमेशा चिन्ह लगा रहेगा, तो संबोधन कारक आप आराम से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है अधिकरण कारक में, क्योंकि जिसमें समय दिया हो, स्थान दिया हो, अंदर भीतर किनारा शब्द दिया हो, वहाँ पर अधिकरण कारक। और दूसरा ध्यान देना है अपादान कारक में, जहाँ पर ईर्ष्या, भय, लज्जा, डर, जलन इत्यादि का भाव हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। ये दोनों पर ज़्यादा ध्यान देना है। और एक चीज़ देना है कर्ता कारक पे। कर्ता कारक में कि कर्ता कारक में यदि वाक्य वर्तमान काल और भविष्यत काल में रहता है तो वहाँ पर जो ने है वो उपस्थित नहीं होता है। और यदि काल भूतकाल में रहता है तो वहाँ पर ने उपस्थित होता है। इतनी चीज़ें कारक चैप्टर में हमें इतनी चीज़ें याद रखनी है। कर्ता कारक के कुछ नियम है, अपादान कारक के कुछ नियम है, और अधिकरण कारक के कुछ नियम है। इस तरीके से जो कारक का अध्याय है, जो कारक का चैप्टर है, हमारा समाप्त हुआ। और जितने एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो यहाँ पर मैंने सारा एग्जाम्पल बता दिया है। तो यहाँ से आपके अगर कारक से प्रश्न बनेगा तो इसी सेट से बनेगा, इसी सारे एग्जाम्पलों में से एक आपका उठा के पूछ सकता है। तो अगर आपका कारक तैयार हो गया हो तो फिर इसी तरीके से एक एक चैप्टर को आप भी कंप्लीट करते रहिए। तो यहाँ से हम टोटल 6 चैप्टर कवर कर लिए। अब हमारा 7वां चैप्टर जो रहेगा वो समास रहेगा। 7वां चैप्टर हम समास के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें समास से प्रश्न में पूछने की संभावना है, या फिर प्रीवियस ईयर में कौन से उदाहरण पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से मिलते हैं कल समास के साथ। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल, बाय बाय।